किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। एक तो सबका साथ मिल रहा है, दूसरा बीजेपी सरकार जो हमेशा करती है कि धर्म के नाम पे आंदोलन को बदनाम करने की बात करती है, जाति के नाम पर तोड़ने की बात करती है, यहां दोनों में से कोई चीज नहीं कर सकती। सरकार को यह समझना चाहिए कि तुमने जिस तरह से चंद उद्योगपतियों की गुलामी करने में लगे हो और जिस तरह से पूरे देश को बेच के उनकी झोली में डालना चाह रहे हो, उनके यहां पूरे देश को गिरवी रखना चाह रहे हो, यह तुम्हारा षड्यंत्र किसी हालत में कामयाब नहीं होगा। आज भी सरकार 1 साल बाद सीए एनआरसी का कानून लागू नहीं कर सकी। अगर कोरोना नहीं होता, इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तभी घुटने टिका देते सरकार के, 4 महीने और जाते। भाई अगर तुम सही हो तो क्यों बात करो, लागू करो इसको। हम तो कह रहे हैं ना, आपने राष्ट्रपति की साइन करवा लिए, आपने सब कुछ कर लिया, लागू करके दिखाओ, आप में हिम्मत है तो। नहीं कर सकते, क्योंकि जिन पर लागू करना चाहते हो उन्हें यह कानून मंजूर नहीं है। आप पूरी ईमानदारी से, क्योंकि आपने वादा किया था, आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो किया था वादा, हमने तो कहा नहीं था कि हमसे ये वादा करो। आपने देश की जनता से वादा किया कि मैं स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करूंगा, और जिस एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं, वो एजेंडा इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, मैं कह सकता हूं इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की वो साजिश है जिस पर लगातार काम कर रहे हैं। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਭਰਵਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। जी सर, ਕੀ कहना चाहते हो? नहीं देखिए, इसमें साथ सबका मिलेगा, क्योंकि ये हक की लड़ाई है, ये सच्चाई की लड़ाई है, और इस देश को बचाने की और इस देश की जनता को बचाने की, गुलामी से बचाने की लड़ाई है। इसलिए इसमें हर कोई साथ देगा और हर किसी को साथ देना चाहिए। मैं तो इससे भी आगे बढ़ के कह रहा हूं लोगों को कि जो हमने बहिष्कार की बात कही है, अगर कोई यहां नहीं आ सकता कोई बात नहीं, कोई हमें और किसी तरह से भी सहयोग नहीं दे सकता आंदोलन में, कोई बात नहीं, आप घर पे बैठ के हमारा सहयोग कर सकते हैं। कैसे कि जिनकी हम बहिष्कार कर रहे हैं, अंबानी, अडानी, लाला रामदेव और ये जो गोदी मीडिया है, इसके बहिष्कार की बात करें, न्यूज चैनल को पूरी तरह से अपने टीवी से हटाने की बात करें, टीवी पे ताला लगाने की बात कर रहे हैं, इस तरह का सहयोग करके भी पूरे देश के लोग हमारा साथ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसान जो है लड़ाई लड़ रहा है, किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है, मध्यम वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम सबकी जिम्मेदारी है इस आंदोलन में साथ दें। और अब आप देख भी रहे हैं कि धीरे 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 इस आंदोलन में पूरे देश के सभी संगठनों के लोग, सभी तरह के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, इसमें सहयोग दे रहे हैं। जो सरकारों वालों कोशिश की गई सी कि जात पात के नाम ते वंडन दी है, तो इस संघर्ष को तोड़न दी, वो नाकामयाब हो गई है। निश्चित रूप से देखिए, ये सबसे बड़ी हमारे इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत ये है, एक तो सबका साथ मिल रहा है, दूसरा बीजेपी सरकार जो हमेशा करती है कि धर्म के नाम पे आंदोलन को बदनाम करने की बात करती है, जाति के नाम पर तोड़ने की बात करती है, यहां दोनों में से कोई चीज नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि पंजाब के साथी, हरियाणा के साथी किसान भाई इसको लीड कर रहे हैं, तो उनके मतलब बस में ये भी नहीं है किसी तरह से इस आंदोलन को तोड़ लें, क्योंकि किसान जो यहाँ आके बैठा है वो पूरी तरह से उस कानून को समझ के उसमें कितनी बड़ी इस देश को तबाह करने की साजिश की गई है उसको समझ के यहाँ बैठा है। यहाँ हर किसान को मालूम है वो क्यों आया है और कानून क्या है, जिसे बार बार तरह तरह के प्रस्ताव देने की सरकार बात कर रही है। तो हम सारी चीजों को जान के ही संघर्ष कर रहे हैं, और अपनी लड़ाई जब तक हम जीत नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं। बिल्कुल, बार बार सरकारां या कानून की गल समझाउंदियां ने किसानां नूं कि ये जो ऑर्डीनेंस पास कीते ने बिल्कुल सही ने, पहले दिन तो अज तक गल मान नहीं रहे जे, बार बार मीटिंग्स होंदियां ने, 1 तरीक रखी जाती, उस तो बाद 4 दिन का गैप दिता जाता है, तो गल फिर कुछ नहीं होती, गल मुड़ कुड़ के उत्थे ही आ जाती। देखिए, गल करने की कोई बात ही नहीं है। आप ये पूछिए, आप कह रहे हैं कि मेरी भलाई का कानून है, भाई मेरी भलाई मेरे से ज्यादा तुम कैसे जान सकते हो? अपनी भलाई मैं जानता हूं ना ज्यादा है, तो मुझसे आपने पूछा नहीं मेरा क्या दुख है, मेरी क्या पीड़ा है, मुझे क्या बीमारी है, आपने पूछा नहीं।
और आपने कानून बना दिया और उस कानून को जबरदस्ती मेरे पे थोप रहे हो आप। तो क्या समझते हो कि मुझे अपने विषय में भी नहीं मालूम, अपनी भलाई बुराई मैं नहीं समझता हूं? सरकार को यह समझना चाहिए कि तुमने जिस तरह से चंद उद्योगपतियों की गुलामी करने में लगे हो और जिस तरह से पूरे देश को बेच के उनकी झोली में डालना चाह रहे हो, उनके यहां पूरे देश को गिरवी रखना चाह रहे हो, यह तुम्हारा षड्यंत्र किसी हालत में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। पहले भी इस आंदोलन से पहले भी सीए एनआरसी का एक आंदोलन चला था, उसने भी मोदी सरकार के घुटने टिका दिए थे। उस आंदोलन आज भी सरकार 1 साल बाद सीए एनआरसी का कानून लागू नहीं कर सकी। अगर कोरोना नहीं होता इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तभी घुटने टिका देते सरकार के, 4 महीने और जाते। लेकिन कोरोना का बहाना लेके पिछले दरवाजे से ये कानून लाई और पहले ऑर्डिनेंस लाई, फिर कानून बनाया, जिस तरह से गुंडागर्दी से राज्यसभा में पास करके कानून बनाया। तो हम ये सारी चालबाजियां समझ रहे हैं और ये आंदोलन धीरे 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 अपनी जड़ पकड़ता चला जा रहा है। केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून बनता चला जा रहा है। ये जो आंदोलन है अपनी जगह बनाता चला जा रहा है। आप कितने भी आरोप लगा लें, आप कुछ भी कर लें, हम सब चीजों को समझते हैं। हमारी तो बहुत सीधी सी मांग है, आप जितनी जल्दी मांग लें भाई, बिना हमसे बात करे, बिना हमारी भलाई देखे, आपने उद्योगपतियों की भलाई के लिए जो कानून बनाया उसको वापस लो। आप तीनों कानून वापस लो और एमएसपी को आप कानूनी दर्जा दो। हमारी इतनी सी मांग है, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी प्रस्ताव भेजते रहें, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मोदी जी का सुख चैन खत्म हो चुका है। आप देखेंगे कि पिछले 16 दिन में जितनी भी मीटिंग उन्होंने की है, 9 मीटिंग उन्होंने की है और टोटल उनके मंत्रियों और वगैरह सबने मिला के 102 के लगभग मीटिंग की है पिछले 16 दिन में। हर जगह केवल किसान की बात, हर जगह केवल किसान की बात। तो उनका सुख चैन तो वैसे ही छिन चुका है। भाई अगर तुम सही हो तो क्यों बात करो, लागू करो उसको। हम तो कह रहे हैं ना, आपने राष्ट्रपति की साइन करवा लिए, आपने सब कुछ कर लिया, लागू करके दिखाओ। आप में हिम्मत है तो। नहीं कर सकते, क्योंकि जिन पर लागू करना चाहते हो उन्हें यह कानून मंजूर नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा संघर्ष ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਦੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम आपकी भलाई के लिए। देखिए, किसान की भलाई के लिए अगर सरकार ईमानदार है तो उसके 2-3 काम करने चाहिए। नंबर 1, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है और इसी सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी। स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2, जिसमें किसान की मेहनत भी शामिल है, लागत ही नहीं उसकी मेहनत भी शामिल है, उस पर 50% प्लस करके आप एमएसपी निश्चित कीजिए। अब ये कितनी बैठेगी, मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इससे पता लग जाएगा कि आज अगर धान की जो कीमत है वो 1868 रुपए है। ईमानदारी से इसमें किसान की मेहनत और स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से 50% और इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये कम से कम 2800, 2700, 2800 रुपए या लगभग 3000 रुपए के लगभग एमएसपी बैठती है। आप पूरी ईमानदारी से, क्योंकि आपने वादा किया था, आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो किया था वादा, हमने तो कहा नहीं था कि हमसे ये वादा करो। आपने देश की जनता से वादा किया कि मैं स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करूंगा और उस पर C2 दूंगा। आप इतनी जो हमारी एमएसपी बनती है उस एमएसपी के लिए कानून बनाइए। आप कानून बनाइए कि इससे कम कीमत पर अगर कोई भी खरीदता है उस व्यक्ति को सजा होगी 7 साल की सजा कम से कम। और अगर वो व्यक्ति नहीं खरीदता है तो सरकार हमारी फसल खरीदे। एमएसपी का मतलब ही क्या रहा? आपने एमएसपी कर रखी है, कहीं एमएसपी मिल नहीं रही। 23 फसलों पर एमएसपी आप घोषित करते हैं, मात्र 2 फसलें आप एमएसपी पर खरीदते हैं और उनमें भी केवल 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। 94% किसान यानी 94% जो किसान है वो एमएसपी से वैसे ही जो है दूर है, उसे पता ही नहीं, उसके मिल ही नहीं पाती है। तो आप अपना वादा पूरा करें तो एमएसपी आप ये दें, एक तो ये करें। दूसरा, किसान का आप पूरा कर्जा एक बार, केवल एक बार, बिना किसी भेदभाव के, चाहे अमीर हो या गरीब हो, इस देश के 14 करोड़ किसान हैं, उनका सारा कर्जा एक बार एक झटके में पूरी तरह से माफ कीजिए। पूरा। कितना बैठेगा? लोग कहते हैं ये तो बहुत बैठेगा, मैं बताता हूं कितना। आज की तारीख में लगभग 12 लाख करोड़ रुपया किसानों पर कर्जा है। कहेंगे कि किसानों के लिए ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे माफ करेगी? बिल्कुल ज्यादा नहीं है। जिस देश में आज की तारीख में हमारे देश का केंद्र सरकार का बजट 30 लाख करोड़ रुपए है, 30 लाख करोड़,
तो किसान के लिए अगर चाहे एक साल में ही, एक साल के बजट में ही 12 लाख करोड़ रुपए माफ करके एक बार पूरी तरह से मुक्त कर दे, और इसके बाद हमें जो एक्चुअल में स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 पर 50% जो MSP जो मैंने बताई कि जो 1880 दे रहे हो, 68 दे रहे हो आप, वो 3000 के लगभग बैठेगी, वो आप हमें दे दीजिए, आप उसकी गारंटी हमें हो जाइए और वो इस देश के हर किसान को मिल जाए MSP। हमें आपसे कोई भीख नहीं चाहिए, हम आपसे भीख मांगने वाले नहीं, हम तो स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। हमें आप सिर्फ हमारा हक दीजिए, जो कीमत है हमारे अनाज की हमें वो दीजिए, हमें कुछ नहीं, हम तो आपका पेट भर देंगे। आप जो मोदी जी से पूछिए, जिस किसान की वो बात करें, जो सुनने वाला नहीं, जिसकी भलाई की बात करें, मोदी जी के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है? कभी एक बार सोचा है? मोदी जी के प्रचार पर 1 मिनट में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, केवल उनका चेहरा दिखाने के लिए। आप देखते हैं ना, जगह जगह मोदी जी के हर पेट्रोल पंप पर उनका फोटो होगा, गैस के सिलेंडर बांटते हुए फोटो होगा, जहां भी देखें मीडिया न्यूज़पेपर्स में आएगा, न्यूज चैनल्स में आएगा। 2 लाख रुपए प्रति मिनट, आप इसको कैलकुलेट करिए, एक साल में मोदी जी के प्रचार पर जितना खर्चा होता है। अब इसको मैं दूसरा बताता हूं कि हमारे देश में 17 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो किसान हैं, उन किसानों की जो एक साल की इनकम है वो 15,000 रुपए है, एक साल की इनकम। और इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, एक साल में मोदी जी के प्रचार पर जितना पैसा खर्च होता है, उसमें 70 लाख किसानों की इनकम है बस। यानी 70 लाख किसानों को जो इनकम है एक साल की, उतना पैसा मोदी जी के प्रचार पर खर्च हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो इतनी रईसी में जीता हो, जो 10,000 करोड़ का अपने लिए जहाज लेकर आया हो, जो 600 करोड़ रुपए जिसकी सुरक्षा पर खर्च होते हो, वो व्यक्ति, उसे क्या मालूम है हमारा दुख दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, किस तरह से हम पानी लगाते हैं, किन हालात में जीते हैं। आपने तो डीजल भी जो दुगना कर दिया, 40 रुपए डीजल था, आज 75 रुपए डीजल हमें खरीदना पड़ रहा है। खाद जो था हमारा, खाद 10 किलो का कट्टा आता था, आपने जो उसका 10 धड़ी का कट्टा है, नहीं 50 किलो का आता था, 45 किलो का कर दिया, कीमत उसकी बढ़ा दी। जो DAP का खाद हमारा 350-400 रुपए का आता था, आज 1400 रुपए 1500 रुपए में मिल रहा है। हमारी कितनी कीमत बढ़ गई है, हमारी लागत कितनी बढ़ गई है। और आप कह रहे हैं कि आप हमारे भलाई की बात करें, तो हमारी भलाई सिर्फ इसमें है, हमें MSP दिला दीजिए, कर्जा पूरी तरह से मुक्त कर दीजिए, और इसके अलावा जहां पानी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा आप कराना आपकी जिम्मेदारी है। जो अच्छा बीज, अच्छा खाद, ये दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है, इसे निभाइए। जब आप करेंगे तभी किसान की इनकम दोगुनी होगी जिसकी आप बात करते हो। अगर नहीं है तो फिर ये आप जो कह रहे हैं ये केवल झूठ है, कोरा झूठ है, और देश की जनता इसको जान चुकी है। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ, ਵੱਡਾ ਮਜਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? नहीं, दर्द समझ में यूं नहीं आ रहा कि मोदी जी ने गरीबी देखी नहीं है। बेशक अपने आप को चौकीदार या चाय वाला कहते हैं, लेकिन जिस रईसी में मोदी जी आज जीते हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति इतनी रईसी में नहीं जीता। और जिस तरह से उन्होंने अपना आप को, अपने यार जो हैं उनके, जो पूंजीपति हैं, उनके साथ में एक कर लिया है, उन्हें अब देश दिखाई नहीं देता। और जिस एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं, वो एजेंडा इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, मैं कह सकता हूं इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की वो साजिश है, जिस पर लगातार काम कर रहे हैं। CA NRC का आंदोलन ऐसे ही नहीं था। CA NRC का आंदोलन था कि NRC के माध्यम से कितने ही लोगों की नागरिकता खत्म की जाए और उनको जो डिटेंशन कैंप में डाला जाए। आपको ध्यान है, रामलीला मैदान में मोदी जी ने एक मीटिंग की थी और उसमें कहा था कि डिटेंशन कैंप नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मोदी जी के जो मंत्री थे, उन्होंने ही पार्लियामेंट में वो दी थी, सूचना दी थी पार्लियामेंट में कि आसाम में 6 डिटेंशन कैंप बन चुके हैं, रिपोर्ट दिखाई थी उसकी। तो मोदी जी जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है उन पे, और अपने यारों के एवज उनके यहाँ गिर भी रख रहे हैं पूरे देश को, तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ हमारा दर्द मालूम होगा? जो व्यक्ति इन पीड़ा से गुजरा हो, जो किसान रहा हो, जो मजदूर रहा हो, जिसने ये दुख देखे हों, उसे हमारी पीड़ा का अंदाजा हो सकता है। जो व्यक्ति ईमानदार हो, उसे पीड़ा का अंदाजा हो सकता है। जब प्रधानमंत्री ही सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोले, जो प्रधानमंत्री देश को गुमराह करे, कहाँ हमारा दर्द समझेगा? उसे कोई पता नहीं है। लेकिन हमको अपना दर्द मालूम है, इसलिए
हम जितने भी दर्द अपने जानते हैं सब लोग इकट्ठे होकर आंदोलन लड़ रहे हैं और जीतने तक, इस सरकार को घुटने पर लाने तक आंदोलन करेंगे।